क्या होता है जब एक ही देश में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? और क्या हो अगर इस विभाजन की जड़ खुद लोकतंत्र ही हो? आज हम दो ऐसे देशों की कहानी समझेंगे जिन्होंने सत्ता के इसी विरोधाभास का सामना किया और देखेंगे कि कैसे एक ने शांति का रास्ता चुना और दूसरा गृहयुद्ध की आग में जल गया। लोकतंत्र और गृहयुद्ध, ये दो शब्द एक साथ सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लोकतंत्र का मतलब तो होता है बहुमत का शासन, बिल्कुल सही। लेकिन तब क्या होता है जब बहुमत अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने के लिए करने लगे? तब वही लोकतंत्र संघर्ष का मैदान बन जाता है। आइए देखते हैं कि सत्ता का ये खेल कैसे शांति या तबाही ला सकता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है हिंद महासागर के एक खूबसूरत द्वीप श्रीलंका। यहाँ की आबादी की तस्वीर देखिए, लगभग 74% सिंहली बोलने वाले लोग और 18% तमिल भाषी। अब ये एक ऐसा समीकरण था जो या तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर जा सकता था या फिर एक बहुत गहरे संघर्ष की ओर। अब जरा यूरोप के दिल में बसे बेल्जियम को देखते हैं। यहाँ भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। 59% डच बोलने वाले लोग और 40% फ्रेंच भाषी। दोनों देशों के सामने चुनौती एक जैसी थी। फिर भी एक देश दशकों तक गृह युद्ध में जलता रहा और दूसरा शांति और समृद्धि की मिसाल बन गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका राज छिपा है सत्ता को संभालने और हाँ, बांटने के तरीके में। तो चलिए पहले श्रीलंका के रास्ते को समझते हैं। ये वो रास्ता है जहां का नियम था विजेता ही सब कुछ लेता है। ये कहानी एक चेतावनी की तरह है जो दिखाती है कि जब बहुमत अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो क्या होता है। इस सोच को कहते हैं बहुसंख्यकवाद। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए हमारे ही नियम चलेंगे। ये लोकतंत्र की आत्मा के एकदम खिलाफ है, क्योंकि इसमें हारने वाले की आवाज की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। और श्रीलंका में इस सोच के नतीजे बहुत भयानक हुए। 1956 में सरकार ने एक कानून पास किया जिसने सिर्फ सिंहली को देश की आधिकारिक भाषा बना दिया। बस इस एक कदम ने तमिल भाषी लोगों को एक झटके में पराया महसूस करा दिया। ये चिंगारी धीरे धीरे सुलगती रही और 1983 में एक ऐसे भयानक गृहयुद्ध में बदल गई जो लगभग 30 सालों तक देश को जलाता रहा। तमिल अल्पसंख्यकों को लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सरकारी नीतियों ने न सिर्फ उनके राजनीतिक अधिकार छीने, बल्कि नौकरियों से लेकर बाकी चीजों में भी उनके हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और सोचिए, जब किसी को अपने ही घर में बेगाना महसूस कराया जाए तो संघर्ष तो होना ही है। ये लड़ाई सिर्फ भाषा या नौकरियों की नहीं थी, ये सम्मान और अपनी पहचान की लड़ाई बन गई थी। अब रुख करते हैं बेल्जियम की तरफ। उन्होंने भी अपने देश में गहरी दरारें देखी, लेकिन उन्होंने श्रीलंका वाले रास्ते पे चलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जो टकराव की तरफ नहीं बल्कि समझौते की ओर जाता था। तो बेल्जियम ने ये किया कैसे? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा मॉडल तैयार किया। पहला कदम, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। दूसरा, राज्यों को अपनी शक्तियां दी गईं, वो केंद्र के अधीन नहीं थीं। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स में भी दोनों समुदायों का बराबर प्रतिनिधित्व हुआ। और इतना ही नहीं, एक तीसरी तरह की सामुदायिक सरकार भी बनाई गई जो हर समुदाय के सांस्कृतिक और भाषाई मामलों को देखती थी। ये एक जटिल लेकिन बहुत ही शानदार समाधान था। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? बेल्जियम के नेताओं ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि एकता जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती, एकता आपसी सम्मान से बनती है। उन्होंने सत्ता को एक ताज की तरह नहीं देखा जिससे कोई एक पहनेगा, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखा जिससे सबको मिलकर उठाना था। तो श्रीलंका और बेल्जियम की इन दो कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ दिलचस्प किस्से नहीं है, बल्कि ये एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाज बनाने की एक नियम पुस्तिका की तरह है। आइए देखते हैं कि सत्ता को साझा करने के ये नियम आखिर हैं क्या। आखिर सत्ता को साझा करना इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह एकदम प्रैक्टिकल है। ऐसा करने से समाज में झगड़े कम होते हैं और देश में शांति बनी रहती है। और दूसरी वजह दिल से जुड़ी है, यानी नैतिक है। यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। जिन लोगों पर फैसलों का असर पड़ने वाला है, उन फैसलों में उनकी आवाज भी तो शामिल होनी चाहिए। तो सत्ता को बांटा कैसे जा सकता है? इसके कई तरीके हैं। इसे सरकार के अलग अलग अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा जा सकता है। इसे ऊपर से नीचे यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच बांटा जा सकता है, जैसा कि भारत में होता है।
इसे बेल्जियम की तरह अलग अलग सामाजिक समूहों में बांटा जा सकता है, या फिर चुनाव के बाद गठबंधन सरकारें बनाकर राजनीतिक दलों के बीच भी इसे साझा किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने सत्ता को सिर्फ बड़े शहरों से निकालकर देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 2,30,000। भारत में आज इतनी ही ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग है, जहां सत्ता को सीधे गांव में रहने वाले लोगों के हाथों में सौंपा गया है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों पर भरोसे का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये सिर्फ नाम की सत्ता नहीं है। इन ग्राम पंचायतों को असली ताकतें दी गई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था करने से लेकर गांव के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कों की देखरेख तक। क्योंकि सीधी सी बात है, जो लोग गांव में रहते हैं वही अपनी समस्याओं को सबसे बेहतर समझते हैं और उनका हल भी निकाल सकते हैं। तो श्रीलंका के संघर्ष, बेल्जियम के समझौते और भारत के इस विशाल प्रयोग से हम आखिर सीखते क्या हैं? इन सब कहानियों का सार क्या है? अंतिम सबक क्या है? वो सबक इस एक लाइन में छिपा है: सत्ता का बंटवारा ही लोकतंत्र की आत्मा है। इसका मतलब है कि सत्ता उन लोगों के साथ बांटी जाए जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। असली लोकतंत्र सत्ता पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे बांटना सिखाता है। लेकिन एक मिनट, क्या सत्ता का बंटवारा हर मर्ज की दवा है? नहीं, हमेशा नहीं। कभी कभी ये व्यवस्थाएं थोड़ी जटिल हो सकती हैं और फैसले लेने में देरी भी हो सकती है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने और लगातार संघर्ष करने के विकल्प से तो ये कहीं बेहतर है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में किसी देश की असली ताकत क्या है? क्या वो उसकी सेना में है, या उसकी अर्थव्यवस्था में, या फिर अपनी शक्ति को अपने ही लोगों के साथ साझा करने की क्षमता में है? शायद यही एक सच्चे और मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है।